Hello everyone, this is Dr. Daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल का आर्टिकल 3 जिसमें हम पढ़ रहे थे आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? हमने स्टार्ट कर दिया था आयनाइजेशन पोटेंशियल। आज हम उसके आगे का पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। क्लियर है? चलिए, मैंने बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर रही हूँ मैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो, आयनाइजेशन बॉन्ड का मतलब होता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम। किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको ही हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मैंने बोला था, अब आप लोग पूछेंगे कि मैम रिक्वायर्ड क्यों है? अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो रिक्वायर्ड क्यों है? तो मैंने आपको एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मान लो ये पेन है, इस पेन को अगर ब्रेक करना है तो ये क्या नॉर्मली ब्रेक हो जाएगा? नहीं होगा। इसमें हमें उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तभी ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये जो पेन है, इस पेन को ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, मैंने बताया था कि अगर मान लो इस पेन को ब्रेक करने के लिए 5 जूल एनर्जी चाहिए, तो क्या ये पेन 4.9 जूल में ब्रेक हो जाएगा? नहीं होगा। 5 जूल ही चाहिए। 5 जूल से 0.1 भी अगर इसको कम मिलेगी तो ये पेन ब्रेक नहीं होगा। अगर ज़्यादा मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 जूल से कम नहीं मिलनी चाहिए। एग्जैक्ट 5 जूल इसको मिलनी चाहिए। इसलिए जब भी हम किसी भी एटम से, कौन सा एटम? न्यूट्रल आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक मिनट। फिर मैंने बताया था कि जो आईपी होता है ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होता है मैम? देखो, हमारे पास ये, फोकस हो जाओ पहले सभी लोग। ये एक एटम है। एटम में से मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकाल रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकाल रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे Ip2। इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू इस इलेक्ट्रॉन का। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को जो हम निकालेंगे तो उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। लेकिन जब इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज में आ गया। अगर न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज में आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी भी तो ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई दो चीज़ अगर आपस में अट्रैक्ट कर रही है तो क्या उसे सेपरेट करना इजी है? नहीं है। इसलिए उसको हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? इसलिए Ip1 से ज़्यादा Ip2 ऑलवेज बड़ा होगा। Ip2 से ऑलवेज Ip3 और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। Ip3 से ज़्यादा जब हम Ip4 का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको निकालने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। फिर मैंने बताया था जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है उसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। क्लियर है? अगर हम एक एटम के लिए, अगर मैंने एक और क्वेश्चन बताया था, अगर एक एटम के लिए मिनिमम, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी जो है 5 जूल है, अगर वहीं पर ही बोल दे कि हमें एक एटम का नहीं निकालना तो हमें एक मोल का निकालना है, तो वहाँ पर Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर, उसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वहाँ पर कितनी एनर्जी आएगी? 5 Na रिक्वायर्ड होगी। क्लियर है? चलिए, फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था,
उसके बाद मैंने बता दिया कि जो सक्सेसिव आईपी होते हैं, IP1, IP2, IP3, IP4, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। क्यों इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, जिसकी वजह से, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एटम है, तो जितना हम अंदर जाते जाएंगे उतना ही हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी उतनी ज़्यादा चाहिए होगी। अगर हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो उसको एनर्जी भी तो ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर मान लो इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। जब भी जितनी भी बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होती है, ध्यान से सुनना, जितनी भी बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होती हैं उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, और जितनी भी बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस होती हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, आगे थर्मोडायनेमिक में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अभी आप लोग ये याद रखो कि जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंड जब बॉन्ड आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक ही तो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को जो है हम उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर उसके इनर शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं मतलब बॉन्ड क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। तो हमें एनर्जी क्या है? रिक्वायर्ड है। जब बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एक कौन सी प्रोसेस हो गई? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जितने भी आईपी होते हैं सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस के होते हैं। क्लियर है? चलिए, फिर मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने एक कॉन्सेप्ट बोला था कि जब भी जेड इफेक्ट जो लगता है वो लगता है फॉर सेम पीरियड फॉर सेम एलिमेंट एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियस के इनक्लोज आएगा, मतलब उसकी रेडियस कम होगी। लेकिन जो आईपी होगा, मान लो उसकी रेडियस अगर कम होती जा रही है, वो न्यूक्लियस, ये मैंने न्यूक्लियस माना था, अगर न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है तो इसका मतलब अगर न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है तो उसकी रेडियस तो सबसे कम होगी जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन उसका जो आईपी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट कर रही हूँ। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है मतलब वो शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा एनक्लोज आ रहा है। क्लियर है? अगर न्यूक्लियस के ज़्यादा एनक्लोज आ रहा है तो इसका मतलब उसकी रेडियस क्या हो गई? कम हो गई, बिकॉज वो न्यूक्लियस के पास आ गया। अगर न्यूक्लियस के पास आ गया तो आपको पता है अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को उस आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस सबसे कम होगी, लेकिन जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसका आईपी मैक्सिमम होगा। क्लियर है? क्यों मैक्सिमम होगा? बिकॉज वो न्यूक्लियस के पास आ गया। अगर न्यूक्लियस के पास आ गया तो एकदम अट्रैक्शन वाला बॉन्ड है, इजीली तो नहीं निकाल पाएंगे, है ना? क्लियर है? चलिए, फिर मैंने बताया था एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स। जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी एटॉमिक प्रॉपर्टी सच एज एटॉमिक रेडियस हो गया, आईपी हो गया, ये क्या रहता है? सेम रहता है। क्लियर है? चलिए, हम फैक्टर्स पर थे उस दिन जिसमें हमने दो फैक्टर मैंने क्लियर कर दिए थे, एक था एटॉमिक साइज और एक था स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब एटॉमिक साइज क्या था? जितना ज़्यादा हम ग्रुप में, मान लो जितना ज़्यादा हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम टॉप टू बॉटम आते हैं उतना ज़्यादा एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है उसका इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। अगर अट्रैक्शन कम है तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो भी तो कम होगी। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन निकालकर डायरेक्ट इस पे जंप हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा।
सीक्वेंस वाइज ही आएगा। मैं कंसीडर कर रही हूँ, हमने मानो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला। आप लोग मुझे बताओ किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। वेरी गुड, किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? जो न्यूक्लियस के पास होगा। अगर न्यूक्लियस के पास से अपोजिट चार्ज है तो फिर उन दोनों को सेपरेट करना। अगर अपोजिट चार्ज एक दूसरे के एकदम क्लोज है तो उनको तो सेपरेट करना बहुत ज़्यादा टफ है। अगर बहुत ज़्यादा टफ है इसका मतलब उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए, जबकि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। तो मैंने बताया था जैसे जैसे हम ग्रुप में आते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। क्लियर है? अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है उनसे अट्रैक्शन कम हो गया। अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो भी क्या? कम चाहिए होगी। क्लियर है? इसलिए जो एटॉमिक साइज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आईपी के। क्लियर है? चलिए, सेकंड मैंने बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट। पहले तो आप लोग मुझे ये बता दो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मैंने क्या मतलब बताया था आप लोगों को, जल्दी बताओ। स्क्रीनिंग इफेक्ट एक टाइप का रिपल्शन होता था कि जो मान लो ये न्यूक्लियस है, ये बीच में जो पॉइंट है, या फिर इसको मान लो मेरी वॉच जो है ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है? शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। क्लियर है? तो जो ये न्यूक्लियस है, इसके जो पास वाली शेल है, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चार्ज को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन की जो शेल है वो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन जो रिपल कर रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, उसी को हमने बोला था स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है? चलिए, तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी मैंने बताया था कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। हालांकि स्क्रीनिंग इफेक्ट ग्रुप में भी बढ़ता था और पीरियड में भी बढ़ता था, लेकिन ज़्यादा कहाँ बढ़ता था? ग्रुप में बढ़ता था। तो जब भी हम ग्रुप में आएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से आईपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैंने बच्चों आपको एक ट्रेंड बताया था कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? रेडियस बढ़ती है जबकि आईपी, ईए एंड ईएन कम होती हैं। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता था? एटॉमिक साइज कम होता था। जनरल ट्रेंड बता रही हूँ, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही। जब हम पीरियड में जाते थे तो एटॉमिक साइज जो होता था वो कम होता था, लेकिन आईपी, ईए नहीं क्या होता था? बढ़ता था। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अब थर्ड था जेड इफेक्ट। अब तो आप बता दो कि जेड इफेक्ट कहाँ का लगा था? फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सेम पीरियड एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है? चलिए, तो अब आप बता दो कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसका आईपी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको निकालने के लिए पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है, मतलब उसमें उतना इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब उतना वो न्यूक्लियस के पास आ गया है। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो पीरियड में जाने पर क्या होता था? जेड इफेक्ट बढ़ता था, जिसकी वजह से अगर जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो आईपी भी बढ़ेगा, क्योंकि जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था आईपी के। और जेड इफेक्ट एक टाइप का अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है तो न्यूक्लियस के पास आ रहा है। न्यूक्लियस के पास है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसका आईपी भी तो क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है? चलिए, अब फोर्थ पॉइंट आता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आईपी के जो फैक्टर्स थे, 3 फैक्टर पढ़ चुके हैं। एक पढ़ चुके हैं एटॉमिक साइज, एक पढ़ चुके हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, और थर्ड पढ़ चुके हैं जेड इफेक्ट। अब पढ़ते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये एक्सेप्शन है बच्चों, याद रखना।
देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आईपी बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्या बताया मैंने अभी? जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आईपी कम होता है। कहाँ है आप लोगों का ध्यान? कहाँ है ध्यान? पहले फोकस हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। जब भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते थे तो क्या होता था? आईपी कम होता था। लेकिन जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते थे तो आईपी बढ़ता था। लेकिन 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 एक्सेप्शन, सेकेंड एंड 13th ग्रुप में से आप मुझे बताओ किसका ज़्यादा होना चाहिए? पीरियड में जाने पर आईपी बढ़ रहा था तो नो डाउट 13 का ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन सेकेंड ग्रुप का आईपी ज़्यादा होता है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अभी बताऊंगी क्या होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो किस में? सेकेंड एंड 13 में। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आईपी बढ़ता है, लेकिन सेकेंड एंड 13 में से ज़्यादा होना चाहिए 13 का, लेकिन ज़्यादा किसका है? सेकेंड का। ज़्यादा होना चाहिए 13 का, लेकिन ज़्यादा किसका है? सेकेंड का, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एंड सेकेंड एक्सेप्शन है पीरियड में 15 एंड 16 में से। नो डाउट हमने जो पढ़ा है कि पीरियड में जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है तो आईपी भी बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग 16th ग्रुप का आईपी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा किसका होता है? 15th ग्रुप का। क्यों ज़्यादा होता है? क्यों ज़्यादा होता है? जल्दी बताओ। ड्यू टू, जल्दी बताओ। जो मैंने अभी बताया ना सेकेंड एंड 13th का, इधर लगती है पेनिट्रेशन पावर एंड 15 एंड 16 ग्रुप में लगता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं क्या होता है। आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के। देखो, एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन। ये है 15th ग्रुप का मेंबर और ये है 16th ग्रुप का मेंबर। जो हमने नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिखा, स्टेबल नहीं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन सब लोग जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो क्यों टेंशन लेते हो? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कुछ सेकंड्स में ही आप लोग निकाल दोगे, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको अभी नहीं आता है तो आप उतना समझ लो। क्लियर है? चलो, नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p3। 8 ऑक्सीजन का लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p4। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या होता है? ये हाफ फिल्ड है जिसकी वजह से इसका आईपी ज़्यादा हो जाता है। एक्सेप्शन है, आप लोगों को याद रखना है कि 15 एंड 16 ग्रुप में से ज़्यादा होना चाहिए था आईपी 16th ग्रुप का, क्योंकि उसका जेड इफेक्ट ज़्यादा है। लेकिन एक्सेप्शनली 15th ग्रुप का ज़्यादा होता है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वहाँ लगता है जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हो। तो यहाँ पर क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, जबकि यहाँ पर फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम कैसे पहचाने कि हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है। देखो बच्चों, जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। क्लियर है? जो पी ऑर्बिटल होता है, अगर आपको ये नहीं आता तो ये पॉइंट भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो, अगर पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल में पी सबशेल है, ऑर्बिटल नहीं बच्चों। अगर पी सबशेल है तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो देखो, जो पी ऑर्बिटल है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो 6 जिसमें फुली फिल्ड होंगे तो उसको बोलेंगे फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। और अगर मान लो 3 ऑर्बिटल पी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे तो उसको बोलेंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? अब तो पहचान लोगे ना, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए? 6 आने चाहिए। अगर 6 ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल है ऑर्बिटल तो उसको बोलेंगे फुल फिल्ड ऑर्बिटल। और अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब ऑर्बिटल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बोलेंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जो
15th ग्रुप के मेंबर होते हैं उनमें स्टेबल कन्फिग्रेशन पाया जाता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका आईपी बढ़ जाता है। मुझे फिर से बताइए, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आईपी कम होता है बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, एंड आईपी नंबर ऑफ शेल या फिर एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आईपी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट क्या वो बढ़ता है? जेड इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो मतलब वो न्यूक्लियस के पास आ गया। अगर न्यूक्लियस के पास आ गया तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो उसी को बोलेंगे आईपी। क्लियर है? लेकिन 15 एंड 16th ग्रुप में से ज़्यादा होना चाहिए था 16th ग्रुप का, लेकिन ज़्यादा होता है 15th ग्रुप का ड्यू टू स्टेबल कन्फिग्रेशन। स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो यहाँ पर यही क्वेश्चन दिया है कि जो IP1 होगा, अगर मान लो 15th ग्रुप एंड 16th ग्रुप में से किसका ज़्यादा होगा? 15th ग्रुप का। लेकिन जब हम IP2 निकालेंगे तो वो 16th ग्रुप का ज़्यादा होगा। क्लियर है? अब क्यों ज़्यादा होगा देखो, नाइट्रोजन का जब हम निकालेंगे तो उसका IP1 का कॉन्फ़िगरेशन ये आ रहा है और ऑक्सीजन का IP1 का कॉन्फ़िगरेशन ये आ रहा है। अब ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से इसका IP क्या हो गया है? बढ़ गया है। तब इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके इनर वाला इलेक्ट्रॉन हमको निकालना होगा। अगर इनर वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको नो डाउट ज़्यादा एनर्जी तो चाहिए होगी ना, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास आ गया। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से भी किसका ज़्यादा होगा देखते हैं ना। इसका कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3। अब ये हाफ फील्ड आ गया तो मैंने बता दिया, जहाँ पर भी हाफ फील्ड फुल फील्ड आ जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अब नाइट्रोजन नहीं होगा, IP2 ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का। क्लियर है? चलिए जी, तो 4th तक हम फैक्टर पढ़ चुके हैं। पहला फैक्टर एटॉमिक साइज, आईपी एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो आईपी होता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड हमने पढ़ा था जेड इफेक्ट, कहाँ लगता था? फॉर सेम पीरियड, फॉर सेम एलिमेंट एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब उतना ज़्यादा उसको एनर्जी की देनी पड़ेगी, और इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तो मतलब उतना ज़्यादा उसका आईपी ज़्यादा होगा। एंड 4 हमने पढ़ा स्टेबल कन्फिग्रेशन, जो लगता है 15 एंड 16th ग्रुप में। आईपी हमारे जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग पीरियड में जाने पर आईपी बढ़ता है, हमने अभी पढ़ा, तो हमें 16th ग्रुप का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 15th ग्रुप का IP1 ज़्यादा होता है ड्यू टू स्टेबल कन्फिग्रेशन। मैं समझा चुकी हूँ स्टेबल कन्फिग्रेशन किसको बोलते हैं। क्लियर है? चलिए 5th आते हैं हम पेनिट्रेशन पावर पर। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है देखो, पहली बात तो जो पेनिट्रेशन पावर होगी ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस तक ही लगेगा। कैसे लगेगा देखो, द क्लोजनेस ऑफ सब शेल विद न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन पावर। जो सब शेल न्यूक्लियस के पास होगी, जो सब शेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होगी, उसकी उतनी ही ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी। अब सब शेल क्या होती हैं? एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, इनको हम बोलते हैं सब शेल। नहीं पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लियर पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा मैंने आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा ना कि सबसे पास कौन सी होती है? एस सब शेल होती है, फिर पी सब शेल होती है, फिर डी सब शेल होती है, देन एफ सब शेल होती है। तो जो सब शेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास है तो उसकी पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा पास होगी। देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये मान लो एस सब शेल है, ये पी सब शेल है, ये डी सब शेल है, एंड ये एफ सब शेल है। तो एस सब शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है तो इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद होगी पी की, उसके बाद होगी डी की, एंड उसके बाद होगी एफ की। मतलब सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर
S की होगी, उससे कम होगी P की, फिर होगी D की, फिर होगी F की। तो पेनिट्रेशन पावर का जो ऑर्डर है वो होगा सबसे ज़्यादा S का, फिर P का, फिर D का, फिर F का। अगर वो पास में आ गए, अब आप समझो, फिर से बनाते हैं, क्या दिक्कत आ जाएगी बनाने में। देखो ये S है, ये P है, ये D है, ये F है। ये इस सबशेल से, सुनो, इस सबशेल से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये सबशेल न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास है, तो नो डाउट इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है। अगर न्यूक्लियस के पास है तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो S सबशेल का IP सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन S सबशेल से निकाल रहे हैं और अगर कोई इलेक्ट्रॉन P सबशेल से निकाल रहे हैं तो ज़्यादा किसका होगा? S सबशेल का इलेक्ट्रॉन। S सबशेल को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर होगी एज कंपेयर टू P। क्लियर है? चलिए, तो जो IP होता है वो पेनिट्रेशन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? मैं ऐसे बोले जा रही हूँ, आ रहा है ना? चलो एक और बार फिर से समझ लेते हैं। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है कि कोई जो सबशेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास है, सबसे ज़्यादा क्लोज है, उसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो सबसे ज़्यादा S पास में होती है, फिर P, फिर D, फिर F। ये ऑर्डर आप लोगों को पता है। इसलिए S सबशेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी एज कंपेयर टू P, क्योंकि S सबशेल न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास है। अगर बहुत ज़्यादा पास है तो बहुत ज़्यादा क्या है उसमें? अट्रैक्शन है। अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी तो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी नहीं है, इसलिए उसको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन S सबशेल में आ रहा है उसका IP सबसे ज़्यादा, फिर P का, फिर D का, फिर F का। ये मैंने ऑर्डर बता दिया। और IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पेनिट्रेशन पावर का। मैंने एक एक्सेप्शन बताया पीरियड में 15 एंड 16th ग्रुप का। 15 एंड 16th ग्रुप में ज़्यादा होना चाहिए 16th ग्रुप का, लेकिन ज़्यादा होता है 15th ग्रुप का ड्यू टू, जल्दी बताओ, स्टेबल कन्फिग्रेशन। एंड दूसरा मैंने एक्सेप्शन बताया पीरियड में P ब्लॉक में, कि जो एक्सेप्शन है P ब्लॉक में, पीरियड में सेकेंड एंड 13 में से ज़्यादा होना चाहिए 13 का। क्यों ज़्यादा होना चाहिए? Z इफेक्ट ज़्यादा है। Z इफेक्ट ज़्यादा होने से क्या हो गया? अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में आ गया। अगर न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में आ गया तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है मतलब उसका IP उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन सेकेंड एंड 13 में से ज़्यादा होनी चाहिए 13 की, लेकिन सेकेंड की ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर। आप लोगों को पता है जो सेकेंड ग्रुप है वो है S ब्लॉक का मेंबर, एंड जो 13 ग्रुप है वो है P ब्लॉक का मेंबर। आपको लोगों को याद है ना? फर्स्ट एंड सेकेंड S ब्लॉक, 3 to 12 D ब्लॉक, 13 to 18 P ब्लॉक, एंड F ब्लॉक को रखा गया है थर्ड ग्रुप के 6 एंड 7 पीरियड में। 6 पीरियड को हमने बोला था लेंथेनॉइड्स, जहाँ पर एलिमेंट्स बिलोंग करते थे 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम तक। एंड 7 पीरियड में रखे गए थे एक्टिनोइड्स को 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम तक। क्लियर है? एस ब्लॉक में फर्स्ट को क्या बोला था? अब आप लोग मुझे बताओ। वेरी गुड, एल्कलाइन मेटल्स बोला था। एंड सेकेंड को क्या बोला था? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला था। अच्छा मुझे बताओ तो फर्स्ट को एल्कलाइन मेटल्स क्यों बोला था? वेरी गुड, क्यों बोला था? बिकॉज इसके ऑक्साइड, इसके हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते थे, जबकि सेकेंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला था? नो डाउट इसके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते थे, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। इसलिए सेकेंड डे को जो नाम दिया है वो दिया है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लेकिन मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, नो डाउट इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड
बेसिक नेचर के होते थे, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट था जिसके ऑक्साइड बेसिक नेचर के नहीं होते थे। जल्दी बता दो, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, जल्दी कमेंट में बताओ, मैं बताती हूँ कौन सा था। बेरिलियम। बेरिलियम के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते थे। एम्फोटेरिक का मतलब क्या बताया था, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, उसको क्या बोला था, एम्फोटेरिक बोला था। क्लियर है, तो ये हम अलग पहुंच गए, मैं आपको रिकॉल कराती रहती हूँ जिसकी वजह से आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए। जब तक ये चैप्टर खत्म होगा आपको एक एक चीज़ फिंगर पर याद होगी। क्लियर है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट प्रोबेबल स्टूडेंट का यही क्वेश्चन रहता है कि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती, लेकिन मैंने आप लोगों को इतनी बार रिकॉल कराती हूँ कि आपको तो फिंगर्स पे हर एक पॉइंट याद हो जाता है ना। चलो, तो हम पढ़ रहे थे एक्सेप्शन कि सेकंड एंड 13 ग्रुप में से ज़्यादा होना चाहिए 13 ग्रुप का, क्योंकि उसका जेड इफेक्ट ज़्यादा है, लेकिन होता किसका है, सेकेंड ग्रुप का। क्यों होता है सेकेंड ग्रुप का, क्योंकि ये एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जबकि 13 पी ब्लॉक का मेंबर है। पी ब्लॉक का मेंबर है तो उसमें पी में जा रहा है। तो मुझे बताओ न्यूक्लियस के पास एस सब शेल है या पी सब शेल है। अब आप लोग बता दो कि एस सब शेल है। अगर एस सब शेल न्यूक्लियस के पास है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी तो उसका आईपी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से सेकंड एंड 13 ग्रुप में से सेकंड ग्रुप का IP1 ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू 13 ग्रुप ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर, जबकि 15 एंड 16th ग्रुप में से ज़्यादा होना चाहिए 16th ग्रुप का, लेकिन 15th ग्रुप का ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, यहाँ पर रीज़न जाता है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, तो अब देखो कैसे पेनिट्रेशन पावर लगती है। मैम आप पेनिट्रेशन पावर बोले जा रहे हो, कैसे लगती है पेनिट्रेशन पावर। देखो सेकेंड ग्रुप एंड 13 ग्रुप में सेकेंड एंड 13th ग्रुप में जो सेकेंड ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस सब शेल में जा रहा है, जबकि अगर हम 13 ग्रुप की बात करें तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है बच्चों वो जा रहा है पी सब शेल में। मैंने अभी बताया कि जो एस सब शेल होती है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होती है। अगर ज़्यादा पास है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हुए हैं। अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हुए हैं तो एस सब शेल वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अगर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तो उसका आईपी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसलिए सेकेंड ग्रुप का IP1 ज़्यादा हो जाता है 13 ग्रुप से। उसके नीचे आ जाओ, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम से। अब आप बताओ किसका ज़्यादा होगा। मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का मेंबर है एंड एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का मेंबर है। कोई भी एलिमेंट दे रहा है, आप बता तो दोगे ना कि किस ग्रुप का मेंबर है, किस पीरियड में आ रहा है, किस ब्लॉक में आ रहा है। मैंने बहुत अच्छी तरह से इस पर कम से कम आप लोगों को 6-7 टाइम्स बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया और मैंने क्लास में भी बहुत अच्छी तरह इसको क्लैरिफाई किया था। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे पहले प्रीवियस लेक्चर देखो, उसके बाद इस लेक्चर पर आना। क्लियर है, चलिए अब देखो बेरिलियम एंड कार्बन में से किसका ज़्यादा होगा। नो डाउट कार्बन का ज़्यादा होगा, ये कोई एक्सेप्शन थोड़ी ना है। एक्सेप्शन तो सिर्फ दो ही है ना, सेकेंड एंड 13 एंड 15 एंड 16। सेकेंड एंड 13, 15 एंड 16। सेकेंड एंड 13 में से ज़्यादा होना चाहिए 13 का, लेकिन सेकेंड का ज़्यादा है। 15 एंड 16 में से ज़्यादा होना चाहिए 16 का, लेकिन 15 का जाता है। यहाँ लगता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ लगता है पेनिट्रेशन पावर। सुनो फिर से बताओ, कौन पीरियड में कितने एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन। एस एंड पी ब्लॉक में कौन कौन से, सेकेंड एंड 13 में से सेकेंड का, 15 एंड 16 में से 15 का, सेकेंड एंड 13, 15 एंड 16, सेकेंड एंड 13, 15 एंड 16। क्लियर है, चलो पेनिट्रेशन पावर तब लगेगी जब सेल सेम होना, शेल का सेम होना जरूरी है बच्चों, ठीक है। नोबल गैसेस का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आईपी होता है। तो देखो पीरियड में हम पढ़ लेते हैं,
फैक्टर कंप्लीट करा दूंगी आप लोगों के आज, ठीक है। देखो तो अब मुझे बताओ, पहले तो रेडियस, आईपी के साथ हम रेडियस को भी रिवाइज कर लेते हैं। पीरियड में जाने पर रेडियस क्या होता था, सिर्फ पीरियड में पूछ रही हूँ, जल्दी बताओ क्या होता था, जल्दी बताओ फटाफट से। मैं नहीं बताऊंगी, 2 बार रिवाइज करा चुकी हूँ। पीरियड में जाने पर क्या बढ़ता था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे, जिसकी वजह से रेडियस कम हो जाती थी, लेकिन नोबल गैसेस की रेडियस सबसे ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी, ड्यू टू वैन डर वाल्स रेडियस। कोई एक्सेप्शन नहीं था। पीरियड में डी ब्लॉक के जो मेंबर थे उनकी रेडियस में कॉम्युलेटेड इफेक्ट पाया जाता था, और मैंने बताया था कि जो डी ब्लॉक के मेंबर होते थे उनकी रेडियस ऑलमोस्ट सेम होती थी। क्यों सेम होती थी, सेम होती थी जिसकी वजह से, क्यों सेम होती थी, मैंने बताया था दोनों के कॉम्युलेटेटिव इफेक्ट होते हैं, जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, और उसका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसकी वजह से उसका यूज़ एलॉय बनाने में किया जाता था डी ब्लॉक के मेंबर्स का। अब बात करते हैं आईपी की। पीरियड में जाने पर आईपी क्या होता है, बढ़ता है, यूजुअली बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, बिकॉज जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। जेड इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो मतलब न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में, अगर न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी नहीं होगा। क्लियर है, अगर इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकाल पाएंगे मतलब उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तो उसी को हमने क्या बोला है, आईपी बोला है। तो यूजुअली पीरियड में जाने पर आईपी बढ़ता है, लेकिन एक्सेप्शन सेकेंड एंड 13 ग्रुप एंड 15 एंड 16 ग्रुप। सेकेंड एंड 13 हमारे यूजुअली के अकॉर्डिंग, जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग 13 ग्रुप का ज़्यादा होता है, 13 ग्रुप का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सेकेंड ग्रुप का ज़्यादा होता है। जबकि 15 एंड 16 ग्रुप में से 16 ग्रुप का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसका जेड इफेक्ट ज़्यादा है, लेकिन 15th ग्रुप का ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, वहाँ लगता है स्टेबल कन्फिग्रेशन। क्लियर है, तो ये आपका पीरियड में ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड पीरियड में होगा, सेकेंड एंड 13 में से ज़्यादा होगा सेकेंड का, एंड 15 एंड 16 में से ज़्यादा होगा 15 का। बता देंगे अभी आप लोग। चलिए अब आईपी के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। मुझे बताओ आईपी1 सोडियम और मैग्नीशियम में से किसका ज़्यादा होगा। सेम पीरियड के हैं, सेम पीरियड के हैं, तो क्या लगेगा, आंख बंद करके अपने आप रिकॉल करो। सेम पीरियड के हैं, सेम पीरियड के हैं, सेम पीरियड के अगर हैं, सेम पीरियड पे सोडियम मैग्नीशियम सेम पीरियड में, तो सेम पीरियड के आती दिमाग में क्या आना चाहिए, जेड इफेक्ट आना चाहिए। जेड इफेक्ट अगर बढ़ रहा है मतलब आईपी बढ़ रहा है। क्या ये सेकेंड एंड 13 ग्रुप के मेंबर हैं, नहीं। क्या ये 15 और 16 ग्रुप के मेंबर हैं, नहीं। तो क्या लग जाएगा, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट अब पता है सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, उसका जेड इफेक्ट ज़्यादा है क्योंकि पीरियड में जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका आईपी क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। अगर जेड इफेक्ट ज़्यादा है तो उसका आईपी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात हो रही है आईपी1 की। क्लियर है, निकाल दोगे। अब एक बार बात करते हैं आईपी2 की। आईपी1 तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अब आईपी2 का कन्फिग्रेशन लिखो। कन्फिग्रेशन लिखो, इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2s2 2p6, इसका हो जाएगा 2s2 2p6 3s1। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है। लेकिन ये थर्ड भी तो शेल है, सेकंड शेल तो पास होगी, तो यहाँ पर वो जो हमारा कॉन्सेप्ट लगता था ना, क्या कहते हैं, यहाँ पर वैसे पेनिट्रेशन पावर लगती नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो p है वो हाफ फील्ड है, यहाँ पर ये जो p है ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, इस वजह से यहाँ पर इसका ज़्यादा हो जाएगा। IP3 निकालोगे, कन्फिग्रेशन लिखो, 2p5 है, 2p6 है, ये फुल फील्ड है, ये इनकम्प्लीट है। सबसे ज़्यादा फुल फील्ड का IP होता है, फिर हाफ फील्ड का, फिर इनकम्प्लीट का, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अब देखो मैग्नीशियम, आंख बंद करो, फिर से रिकॉल करो, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम है सेकेंड ग्रुप का, एल्यूमिनियम है 13 ग्रुप का। जैसे ही सेकेंड एंड 13 ग्रुप आ गया, एक्सेप्शन आ गया, क्या था इसमें, पेनिट्रेशन पावर। IP1 जो होता था सेकेंड ग्रुप का ज़्यादा होना चाहिए 13th ग्रुप का,
ज़्यादा तो होना चाहिए 13th ग्रुप का, लेकिन ज़्यादा किसका होता है? सेकेंड ग्रुप का। क्यों ज़्यादा होता था? पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या? सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एस से निकलेगा और 13 में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पी से निकलेगा। किस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? एस वाला, क्योंकि एस वाला न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में है। क्लियर है? तो किसका ज़्यादा हो जाएगा? नो डाउट मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाएगा, IP1। IP2 में कॉन्फ़िगरेशन लिखो दोनों का, फटाफट से लिख लिया। मैग्नीशियम प्लस में हाफ फिल्ड है, एल्यूमिनियम प्लस में फुल फिल्ड है। सबसे ज़्यादा IP फुल फिल्ड का, फिर हाफ फिल्ड का, देन इनकम्प्लीट का होगा। IP3 की बात करेंगे, मैग्नीशियम +2 एल्यूमिनियम +2। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिखो। लिख लिया? देखो इसमें 2s2 2p6 है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 2p6 3s1। हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, किसका ज़्यादा हो गया? मैग्नीशियम +2 का। मैक्सिमम IP, सबसे ज़्यादा IP होता है नोबल गैसेस का, मैंने बताया था, बिकॉज इसके जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है। अगर कोई चीज़ कम्प्लीटली फिल्ड है तो उसका IP सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा होता है 18th ग्रुप का, सबसे कम IP होता है फर्स्ट एक का, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। मैक्सिमम IP कंटेनिंग एलिमेंट होता है हीलियम। अच्छा मुझे बताओ, एक हीलियम दिया है और एक हीलियम प्लस दिया है, किसका ज़्यादा होगा? वेरी गुड, हीलियम प्लस का ज़्यादा होगा। क्लियर है क्यों ज़्यादा होगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया और ज़्यादा न्यूक्लियस के पास में आ गया। न्यूक्लियस के पास में आ गया तो जल्दी बता दो, उसको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उतना ज़्यादा उसका IP है। एंड मिनिमम IP कंटेनिंग एलिमेंट सीजियम। इसमें IP2 पूछा है, बताओ आप मुझे, जल्दी बताओ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो इसका जनरल, ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन बच्चों यहाँ पर IP2 पूछा है, IP1 नहीं पूछा। अगर IP1 पूछा होता तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देते। IP2 पूछा है तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर आंसर देंगे। तो यहाँ पर ये निकल जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया। अगर ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो अब इसमें IP का ऑर्डर दे रहा है, कैसे दोगे? सबसे ज़्यादा फुलफिल्ड वाला, तो फुलफिल्ड वाले ये दो हैं। इसमें 1 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसमें लास्ट में 2 में जा रहा है। 1 शेल, फर्स्ट वाली शेल ज़्यादा पास में होगी या सेकंड वाली? फर्स्ट वाली शेल ज़्यादा पास में है, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज में है, तो उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा देनी होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा देनी है तो उसका IP ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से लिथियम प्लस का सबसे ज़्यादा, फिर बोरॉन प्लस का, फिर बेरिलियम प्लस का। ये आप लोगों का होमवर्क है, करके लाओगे। ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, Z इफेक्ट लग जाएगा। सेम एलिमेंट, सेम पीरियड एंड ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सेम एलिमेंट है। क्लियर है? तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास, उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, तो उसको निकालने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर उतनी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है तो मतलब उसका IP उतना ज़्यादा हो गया। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल है नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले का सबसे ज़्यादा, फिर न्यूट्रल का, फिर नेगेटिव का। Z इफेक्ट निकाल के देख लो, जिसका Z इफेक्ट ज़्यादा उसका IP भी ज़्यादा। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं फैक्टर्स। हम एक्सेप्शन पढ़ चुके हैं S ब्लॉक में, P ब्लॉक के पीरियड में। ग्रुप में रहना बाकी है, सब पढ़ेंगे। पीरियोडिसिटी आ तो रही है, क्यों चिंता ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, किसी को कैसा भी डाउट है। आप लोगों ने क्वेश्चन लगाते हुए चल रहे हो, अगर वो भी डाउट आ रहा है तो वो भी पूछ लो, मैं सॉल्व करके बता दूंगी। जल्दी बताओ, कोई भी डाउट है किसी को कैसा भी डाउट है पूछ सकता है मुझसे। 2 मिनट दे रही हूँ आप लोगों को, जल्दी पूछो। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं, क्योंकि अगर मैंने आगे पढ़ाया आप लोगों को तो सब आपकी खिचड़ी बन जानी है, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो कंक्लूज़न क्या निकला आज की क्लास से कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर IP बढ़ता है। जनरल बता रही हूँ, एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ठीक है? IP बढ़ता था, जल्दी बताना क्या बढ़ता था IP? मेरी बातों पे यकीन नहीं करना है।
ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो आईपी कम होता है एंड पीरियड में यूजुअली आईपी बढ़ता है। लेकिन दो एक्सेप्शन पड़े हैं, सेकंड एंड 13 में से ज़्यादा होना चाहिए 13 ग्रुप का, लेकिन सेकंड का ज़्यादा होता है। यहाँ लगता है पेनिट्रेशन पावर एंड 15 एंड 16 ग्रुप में से 15 एंड 16 ग्रुप में से ज़्यादा होना चाहिए 16 ग्रुप का, क्योंकि उसका जेड इफेक्ट ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा किसका होता है 15 ग्रुप का। यहाँ क्या जाएगा स्टेबल कन्फिग्रेशन। तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। कोई बात नहीं अगर हमारी क्लास क्या कहते हैं डिले हो रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला था पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग को मैं अच्छी तरह टाइम देकर पढ़ाऊंगी, ताकि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी इन 2 चैप्टर में ही कंप्लीट हो जाएगी। आगे जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा बेसिक है, जो हमारा कहते हैं ना कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मुट्ठी में करना, वो इन 2 चैप्टर से ही होगा। तो मैं तो उसको टाइम दूंगी, मैं नहीं ख़त्म कर सकती कि 2 दिन में आपका पीरियोडिक टेबल कर दिया, या फिर वन शॉट देकर 2 घंटे के अंदर आपका पीरियोडिक टेबल खत्म कर दिया और 2 घंटे के अंदर आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर दिया। मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल टाइम देकर आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी, ताकि कैसा भी कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आए गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, ये फ्री के मार्क्स समझा करो, क्योंकि इसको देखते ही बता सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें भी हमको सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।